हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज तालनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूपी टीजीटी रिवीजन क्लास थर्ड। ठीक है, यूपी टीजीटी वन शॉट रिवीजन क्लास थर्ड को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले का जो रिवीजन क्लास आई थी वन शॉट रिवीजन क्लास वन और वन शॉट रिवीजन क्लास टू, ठीक है, उसमें हम विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उसको हमने कवर कर लिया था उसमें। ठीक है, और आज इसमें हम क्या करने वाले हैं, जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। जो जॉन मिल्टन है उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट इंग्लैंड में जॉन मिल्टन जी का जन्म हुआ था। जॉन मिल्टन सीनियर इनके फादर का नाम था, जो कि एक लीगल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट राइटर थे, और इनकी मदर का नाम क्या था? सारा जेफरी। ठीक है, जॉन मिल्टन की जो अर्ली एजुकेशन थी वो कहाँ से हुई थी? सेंट पॉल स्कूल लंदन से हुई थी, जहाँ से इन्होंने अपनी जो क्लासिकल एजुकेशन है वो स्ट्रॉन्ग की थी। ठीक है, इनकी नेक्स्ट आगे की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई थी जॉन मिल्टन की पढ़ाई। ठीक है, जहाँ पे इनको द लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता था। 1625 में क्या हुआ था, इन्हें रेस्ट्रिकेट किया गया था इस कॉलेज से, क्योंकि इनकी क्या हो गई थी, थोड़ी सी आर्गूमेंट हो गई थी इनके जो टीचर हैं विलियम चैपल उनसे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो जॉन मिल्टन थे वो क्या थे? डीपली रिलीजियस थे। ठीक है, इन्हें ये क्या चाहते थे, वो कोई ना कोई पद लेना चाहते थे कैथोलिक चर्च में। ठीक है, और ये रिलीजियस जो चीज़ें होती थी उससे बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते थे। इनको क्या बोला जाता है? एक्सट्रीम प्यूरिटन भी बोला जाता है विलियम जो जॉन मिल्टन है उनको। ठीक है, पहले तो जो जॉन मिल्टन जी थे वो क्या बनना चाहते थे? बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, इसलिए चर्च में ही कोई ना कोई पद लेना चाहते थे। ठीक है, प्यूरिटन बनना चाहते थे। लेकिन जब क्या हुआ, इन्होंने देखा चर्च में कि बहुत ज़्यादा करप्शन है ना, बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं पादरी वगैरह, तो इन्होंने क्या की, आवाज़ उठाई चर्च के ख़िलाफ़। ठीक है, उसके अपोजिशन में, और बहुत सारे वर्क भी लिखे उससे रिलेटेड। ठीक है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉन मिल्टन ने क्या किया था, एक ग्रांड टूर किया था। ठीक है, 1642 में क्या स्टार्ट हो गया था, सिविल वार स्टार्ट हो गया था, और 1643 में जॉन मिल्टन की शादी हुई थी किससे? मैरी पॉवेल से। ठीक है, मैरी पॉवेल से इनकी फर्स्ट मैरिज थी। ठीक है, इसमें कुछ भी इनकी शादी अच्छी नहीं चली, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आ रही थी। इस वजह से 1643 में ही इनके वो आया था, पैम्पलेट आया था, क्या आया था? द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है इसको। इसमें इसके 4 पार्ट्स हैं: द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन लूथर, टेट्राकोरम एंड कोलेस्ट्रीन। ये पूछे जा सकते हैं कि 4 पार्ट्स कौन से हैं जो डाइवोर्स ट्रैक्ट है उसमें। ठीक है, तो जो डाइवोर्स ट्रैक्ट थे उसका टाइम पीरियड क्या था? 1643 से 1645 के बीच में आए थे। ये जो डाइवोर्स ट्रैक्ट हैं, इसी की वजह से जो जॉन मिल्टन जी हैं उनको लोगों ने एक टाइटल दिया था, एक नाम से बुलाया जाने लगा था इन्हें। वो नाम क्या था? मिल्टन द डाइवोर्सर। इस नाम से बुलाया जाने लगा था, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड में जो डाइवोर्स वगैरह थे, इंग्लैंड में डाइवोर्स को गलत माना जाता था। जो पादरी वगैरह लोग थे वो भी इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सख्त थे। उस टाइम पे जॉन मिल्टन ने ये डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखे। उन्होंने कहा कि आज़ादी होनी चाहिए इंसान को, अगर उसकी शादी सही से नहीं चल रही है, उसका लाइफ पार्टनर की उसके साथ नहीं बन रही है, तो आज़ादी होनी चाहिए अलग अलग होने की। ठीक है, इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे आपत्ति भी उठाई थी लोगों ने। ठीक है, प्यूरिटन्स ने भी बहुत आपत्ति उठाई थी, कहा था आप प्यूरिटन होके भी रिलीजन के खिलाफ जा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जो जॉन मिल्टन जी थे उनकी पहले तो क्या हुआ था, इनकी वाइफ छोड़ के चली गई थी लड़ाई झगड़े की वजह से, लेकिन बाद में क्या हो गया था, रिकनसाइल्ड हो गया था, वापस आ गई थी। लेकिन इनकी जो मैरी पॉवेल थी उनकी डेथ हो गई थी कब? 1652 को। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ही। कुल 1642, 1643
1653 में इनकी शादी हुई थी और 1652 को इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, मैरी पॉवेल की फर्स्ट वाइफ की। तो सिर्फ 10 साल तक क्या चला था, इनका रिलेशन चला था इनसे। ठीक है, इसके बाद जॉन मिल्टन ने दूसरी शादी की और उनका नाम क्या था, कैथरीन वुडकॉक था। ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। फिर इनकी जो दूसरी शादी हुई थी वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। 1656 में इन्होंने शादी की थी और कुल 2 ईयर बाद ही इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इनकी भी डेथ चाइल्ड बर्थ के दौरान ही हुई थी, कैथरीन वुडकॉक की। ठीक है, 1658 में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद जब इनकी सेकंड वाइफ की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, इसके बाद इन्होंने थर्ड मैरिज की जॉन मिल्टन जी ने। किससे? इनकी थर्ड वाइफ का नाम क्या था, एलिजाबेथ मिन्सुल, जो 1663 में इनकी मैरिज हुई थी। ठीक है, और ये इनका रिलेशनशिप लाइफ टाइम तक चलता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब क्या हुआ था, मिल्टन को किसका एक्सपीरियंस हुआ था, इनकी जो आई साइड है, ठीक है, वो चली गई थी कब, 1652 को 44 की एज में। तब इन्होंने जो एलिजाबेथ मिन्सुल, उन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ठीक है, उन्होंने बहुत साथ दिया था। जो विलियम जॉन मिल्टन है वो क्या रहते थे, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, ना बहुत इंटरेस्ट था पॉलिटिकल और रिलीजियस डिबेट्स वगैरह करते रहते थे। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या लिखा है, नंबर्स पैम्पलेट्स लिखे हैं, बहुत सारे पैम्पलेट्स लिखे हैं सपोर्ट करने के लिए पार्लियामेंट को इंग्लिश सिविल वार के दौरान। ठीक है, और जो जॉन मिल्टन है बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विस भी दी हैं इन्होंने। ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड के दौरान। कॉमनवेल्थ पीरियड कब से स्टार्ट होता है, 1649 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड जब क्या हो गया था, जो चार्ल्स फर्स्ट हैं उनको फांसी दे दी गई थी, इसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड का स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, 1649 के बाद में। पैराडाइज लॉस्ट इनका क्या है, बहुत फेमस वर्क है। पैराडाइज लॉस्ट के लिए ही जाने जाते हैं जॉन मिल्टन, जो पब्लिश होता है 1667 को। ये क्या है, एक एपिक पोइम है। ठीक है, जो जॉन मिल्टन है इसको क्या बोला जाता है, मैग्नम ओपस बोला जाता है जॉन मिल्टन का इस वाले वर्क को। ठीक है, इसमें कितनी बुक्स हैं, पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या दिखाया गया है, इसमें जो बाइबल की स्टोरी हैं वो दिखाई गई है। पैराडाइज लॉस्ट में इंसान का पतन कैसे हुआ, सैटन ने रिबेलियन किस तरह से किया, एडम ईवन को किस तरह से टेम्प्ट किया, जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसान है, उनको किस तरह से गार्डन और ईडन में से निकाल के फेंक दिया गया था। ये सारी स्टोरी बाइबल से ली गई हैं, जो पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने बोली हैं। जॉन मिल्टन को पैराडाइज जो लॉस्ट है वो लिखने का मकसद क्या था, मकसद सिर्फ ये था कि जो भी इंसानों के साथ हो रहा है या हुआ है वो क्या है, सही है, सही ठहराना। जो कुछ भी हुआ है या गॉड ने किया है, ये जो कुछ भी हुआ है वो क्या है, सही है। ठीक है, वो सही ठहराना इंसानों के साथ, गॉड जो कुछ करता है वो सही करता है, ये ठहराना इसका मकसद है इसका पैराडाइज लॉस्ट लिखने का। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे जॉन मिल्टन, इस वजह से उन्होंने ये वर्क लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पोएम एक्सप्लोर थीम ऑफ फ्री विल, डिसोबीडियंस एंड रिडेम्पशन। इस पॉइंट में जो क्या बताया गया है, जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, उसकी जो थीम है वो क्या है, फ्री विल, डिसोबीडियंस और रिडेम्पशन है। ठीक है, यानी कि जो फ्री विल हो, जो इंसानों के पास फ्री विल थी, ठीक है, और डिसोबीडियंस, और उन्होंने क्या कर दिया, डिसोबीडियंस कर दिया, जिस वजह से क्या हो गया, उनका पतन हो गया। ये दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट वर्क है जॉन मिल्टन का पैराडाइज डिगेन। पैराडाइज डिगेन आता है 1671 में, और ये क्या है, सीक्वल है किसका, पैराडाइज लॉस्ट का। ठीक है, इसमें कितनी बुक्स आती हैं, 4 बुक आती हैं। ओके, और उसमें क्या बताया गया है, क्राइस्ट टेम्पटेशन बताया गया इन द वाइल्डनेस। ठीक है, जो क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट, उनके टेम्पटेशन की कहानी दिखाई गई है किसमें, पैराडाइज डिगेन में। नेक्स्ट वर्क है सैमसंग एगोनिस्ट। ठीक है, सैमसंग एगोनिस्ट का पब्लिश होता है 1671 को पब्लिश होता है, किसके साथ, जो पैराडाइज डिगेन है उसके साथ ही पब्लिश होता है सैमसंग एगोनिस्ट। ठीक है,
ये क्या है, एक ड्रामेटिक पोइम है। ये कहाँ से है, ये भी बाइबल की स्टोरी से इंस्पायर है, सैमसन एगोनिस्ट। ठीक है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैन है जिसका नाम है सैमसन, उसकी स्ट्रेंथ की और उसकी बिलीफ की, जो गॉड पर उसका बिलीफ है, उसकी स्टोरी बताई गई है सैमसन एगोनिस्ट में। ठीक है, जो कि क्या है, कैद में है फिलिस्तीन की जेल में, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग कहानी शुरू होती है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है, थीम दिखाई गई है सफरिंग की, रेप्सन की और डिवाइन प्रोविडेंस की स्टोरी दिखाई गई है सैमसन एगोनिस्ट में। जॉन मिल्टन का नेक्स्ट वर्क है एरोपैजिटिका, जो आता है 1644 में। एरोपैजिटिका क्या है, एक पावरफुल प्रोज वर्क है। ठीक है, इसमें क्या किया बताया गया है, इसमें एडवोकेट किया है जॉन मिल्टन ने, आर्गू किया है किसके लिए, प्रेस की फ्रीडम के लिए और सेंसरशिप के अगेंस्ट ये वर्क लिखा है। ठीक है, इसमें जॉन मिल्टन कहते हैं क्या होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए प्रेस को अपनी बात कहने की, राइटर को अपनी बात समझाने की, लिखने की आज़ादी होनी चाहिए। इसके अगेंस्ट ये, सेंसरशिप के अगेंस्ट ये वर्क लिखा है, क्योंकि जो सेंसरशिप है उसके ज़रिए क्या कर दिया गया था, कोई भी बुक लिखने के बाद क्या कराना पड़ता था, दिखाना पड़ता था सेंसरशिप को कि ये कहीं उसके खिलाफ़ तो नहीं है। तो उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया है जॉन मिल्टन ने। उन्होंने कहा है ये गलत है, राजा के ख़िलाफ़ अगर कोई बात कहनी है तो ये आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, ठीक है, लिखने की। तो ये क्या है, एरोपैजिटिका एक अप्रोच वर्क है और ये क्या करता है, विरोध करता है सेंसरशिप का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्टन इसमें क्या करते हैं, आर्गू करते हैं ट्रुथ शुड बी अलाउड टू इमर्ज थ्रू फ्री एंड ओपन डिबेट। वो कहते हैं कि सच्चाई जो है उसको अलाउ होना चाहिए, सच को, कि वो अपनी बात कह सकें डिबेट के जरिए। ठीक है, ये कहना है जॉन मिल्टन जी का। नेक्स्ट इनका वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये 1629 में आता है। ये अर्ली पोएम है जॉन मिल्टन की। इसमें उन्होंने क्या बताया गया, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ की कहानी बताई गई है। मिल्टन के और जो पोइटिक टैलेंट है यंग एज का, वो दिखाया गया है किसमें, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी में 1629 को आती है। नेक्स्ट इनकी बहुत ही फेमस पोएम है, पास्टोरल पोएम है लाइसीदास। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट को याद रखना है। 1637, ठीक है, लाइसीदास आती है 1637 में। ये क्या है, एक पास्टोरल एलिजी है। ये किसकी मेमोरी में लिखी है, ये एडवर्ड किंग के उसमें एडवर्ड किंग कौन है, जो जॉन मिल्टन के फ्रेंड हैं एडवर्ड किंग, उनकी याद में लिखी गई है। एक पास्टोरल एलिजी है जो कि क्या हुए थे, जो आयरस सी है उसमें डूब के इनकी डेथ हो गई थी, बहुत ही अर्ली एज में, बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। तो उनको याद करते हुए जॉन मिल्टन ने लाइसीदास लिखी है। लाइसीदास क्या है, एक पास्टोरल एलिजी है, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्क है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, यह आता है 1649 में। ठीक है, 1649 में क्या होता है, चार्ल्स फर्स्ट को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है राजा को। तो जॉन मिल्टन क्या लिखते हैं, एक वर्क लिखते हैं द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। उसमें वो ये साबित करते हैं कि जो राजा को एग्जीक्यूट किया गया है, फांसी दी गई है, वो क्या है, सही है, उसे सही ठहराते हैं कि अगर राजा ऐसा है जो अपने बारे में ही सोच रहा है, लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, तो उसके साथ ये करना गलत नहीं है, तो उसे सही ठहराते हैं। ठीक है, इस वाले वर्क में चार्ल्स फर्स्ट को जब फांसी दे दी जाती है तो क्या होता है, कॉमनवेल्थ पीरियड आ जाता है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ पीरियड में क्या हो जाता है, जो प्यूरिटन्स होते हैं उनका राज आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ये कब आता है, ये 1643 में आता है। ठीक है, ये मिल्टन आर्गू करते हैं इसमें कि डाइवोर्स पाने का क्या होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। जो अनहैप्पीनेस मैरिज होती है, ठीक है, उसके लिए इसे अलाउ करना चाहिए। नेक्स्ट है क्यूमस। क्यूमस क्या है, एक मास्क है जॉन मिल्टन को, जो 1634 में आता है। ठीक है, ये क्या है, एक ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट है। इसमें एक स्टोरी बताई जाती है। ठीक है, ये क्या किया जाता है, जो रॉयल कोर्ट होता है उसके सामने ऐसे क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है क्यूमस को।
उसके साथ में डांस वगैरह, एक्शन डांस के साथ में जो परफॉर्म किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है परफॉर्म्स। नेक्स्ट है एल एलिग्रो एंड इल पेंसिसरो, ये इनकी कंपेनियन पोइम्स हैं, 1631 में आती हैं। ठीक है, 2 कंपेनियन पोइम्स बोला जाता है इनको। ठीक है, इसमें चीयरफुल एल एलिग्रो और इल पेंसिसरो थॉटफुल पर्सन। ठीक है, उनके लाइफ के बारे में बताया जाता है। द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, ये 1642 में आता है। ये सीरीज है प्रोज वर्क की। ठीक है, ये प्रोज वर्क की सीरीज जिसमें वो क्या करते हैं, चर्च पर क्रिटिसाइज करते हैं। इनके सोनेट्स देख लेते हैं जॉन मिल्टन के। ऑन हिज ब्लाइंड अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, ये इनका एक सोनेट है। 23 की एज में ये सोनेट लिखते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या कहते हैं कि मेरी उम्र 23 हो गई है और मैंने अभी कुछ तक अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया है, इसका ये अफसोस करते हैं सोनेट में। लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है, कंसोलेशन हो जाता है बाद में। वो कहते हैं कि मैंने इस पोएम में जॉन मिल्टन कहते हैं कि 23 की उम्र बीत चुकी है मेरी, लेकिन मैंने अभी तक क्या नहीं किया है, कुछ भी अचीव नहीं किया है, कोई भी ग्रेट काम नहीं किया है, कोई भी सक्सेस उसे नहीं मिली है। जो उसका टैलेंट है वो अभी तक जो गॉड हैं उनको, उनके लिए उसने कुछ भी नहीं कर पाया, उनको सर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये उसमें बोलते हैं। नेक्स्ट है सोनेट 19 ऑन हिज ब्लाइंडनेस, का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेट है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये सोनेट 19, इसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जिसमें कि इसमें जो मिल्टन का ब्लाइंड हो गए थे जब, तो उनके बारे में बताते हैं वो। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन कहते हैं कि अभी आधी ज़िंदगी भी उनकी नहीं गुजरी थी और क्या हो गया, उनके सामने अंधेरा छा गया, यानी कि अब वो जो एबिलिटी है, टैलेंट है उनका, वो कहीं छुप गया है। अब वो अपनी जो गॉड है उनके सामने कुछ भी सर्व नहीं कर पाए। ठीक है, ये सारी बातें कहते हैं उसमें, लेकिन लास्ट में वो कहते हैं कि गॉड को किसी के भी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। गॉड क्या चाहते हैं, जो भी उन्हें तकलीफ़ें दी हैं उसको जो भी बेस्ट तरीके से क्या करता है, सहन करता है, वो ही क्या है, गॉड के लिए बेस्ट गिफ्ट है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। इसका अदर नाम क्या है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, व्हेन आई कंसीडर माई लाइट इज पेन। ठीक है, ये इसका अदर नेम है। सोनेट 23 जॉन मिल्टन का है। इसमें ये इनको किसको डेडिकेट किया है, जो इनकी सेकंड वाइफ है कैथरीन वुडकॉक, उनको क्या किया है, डेडिकेट किया है जॉन मिल्टन ने। इसका नाम क्या है, मी थॉट आई सो माई लेट स्पाउस सेंट्स। ठीक है, ये अपनी सेकंड वाइफ के बारे में इसमें बताते हैं कि उन्होंने मिल्टन ने क्या देखा, एक सपना देखा है जिसमें उसने अपनी डिसीज़, यानी कि जो जिनकी डेथ हो गई है उनकी वाइफ की, उसको उन्होंने देखा है और वो उसको अपनी जो वाइफ है उसके लिए लॉस और मौन बिलाप करते हैं इसमें। ठीक है, क्रिटिकल कमेंट्स देख लेते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। विलियम ब्लैक कहते हैं जॉन मिल्टन के बारे में कि जॉन मिल्टन पोइट ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि जॉन मिल्टन क्या है, किसके साथ हो गए हैं, डेविल्स पार्टी के साथ हो गए हैं अपने पैराडाइज लॉस्ट में, बिना किसी जाने हुए, ना कि उन्हें पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या कर लिया है, जो डेविल्स हैं उनका साथ दे दिया है। क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न है उसकी जो स्पीच है वो बहुत ही पावरफुल स्पीच है, उसको बहुत ज़्यादा रिवेलियन और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेस किया है। किसने, विलियम ब्लैक ने। तो जो जो जॉन मिल्टन है उन्होंने, तो लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया है कि जॉन मिल्टन ने गॉड से ज़्यादा किसको पावरफुल दिखाया है, किसकी इच्छा शक्ति को पावरफुल दिखाया है, सैटर्न की इच्छा शक्ति को ज़्यादा पावरफुल दिखाया है। यानी कि अनजाने में ही वो किसके साथ हो गए हैं, डेविल्स पार्टी के साथ हो गए हैं। टी.एस. एलियट कहते हैं कि मिल्टन ने वहाँ डेविल्स देख लिए जहाँ पे हमने तो कुछ भी नहीं देखा, यानी कि उस जगह इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है मिल्टन की कि उन्होंने वहाँ तक डेविल्स देख लिए जहाँ पर दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। नॉर्थरोम फाइल का कहना है कि मिल्टन का सैटर्न है वो क्या है, वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट है पोइटिक इमेजिनेशन का। जो पोइटिक इमेजिनेशन का ग्रेट अचीवमेंट क्या है, सैटर्न है। ठीक है, सैटर्न का बहुत पावरफुल कौन है, ये बहुत ही पावरफुल करेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट का। ठीक है, इसकी इच्छा शक्ति कैसी है, बहुत ही हाई है।
नेक्स्ट है हैरोल्ड ब्लूम। हैरोल्ड ब्लूम ने क्या बोला है, मिल्टन इज़ दैट रेयर क्रिएचर ए जीनियस हु कुड एक्सप्रेस एवरीथिंग इन हिज पोएम। हैरोल्ड ब्लूम कहते हैं मिल्टन क्या है, बहुत ही रेयर क्रिएचर हैं, जीनियस हैं, इन्होंने सब कुछ एक्सप्रेस कर दिया है किसमें, अपनी पोएम में। अपना जितना भी टैलेंट है, जितना भी जीनियस है, जितनी भी विजडम है, उस सब कुछ अपना एक्सप्रेस कर दिया अपनी पोएम के जरिए, अपना सारा टैलेंट बता दिया है। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं जॉन मिल्टन के बारे में कि जो पैराडाइज लॉस्ट वो ऐसी बुक है जिसे रीडर क्या करता है, तारीफ़ करता है लेकिन और बाद में क्या कर देता है, उठा के रख देता है, ठीक है, और बाद में उसे उठाना भूल जाते हैं कि दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लंबा है। हॉटन पीरियड के टाइम पे जो पोइम्स लिखी गई थी उन्हें क्या बोलते हैं, हॉटन पोइम्स बोलते हैं, जैसे कि एल एलिग्रो, एल पेंसिसरो, इनको कंपेनियन पोइम बोलते हैं, हॉटन टाइम के पीरियड में ही लिखी गई थी, ठीक है। आर्केडस, ह्यूमस और लासिदास, ये सब क्या है, हॉटन टाइम की पोइम्स हैं। मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता था क्राइस्ट कॉलेज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द अर्लीस्ट फॉर्मल पोएम वाज ओड ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ ए कफ रिटन इन 1628 एट द एज ऑफ 20। ये जो वर्क है अर्लीस्ट फॉर्मल पोएम है इनकी, ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ ए कफ 1628 में लिखी थी इन्होंने, कब, 20 की एज में। क्रिस्टोफर रिस्क जो है उन्होंने फेमस बुक लिखी है जॉन मिल्टन के ऊपर, मिल्टन्स ग्रांड स्टाइल, जो 1967 में आई थी। थॉमस यंग कौन थे, इनके ट्यूटर थे, ठीक है, पढ़ाने आते थे। मिल्टन की डेथ हो जाती है 8 नवंबर 1674 को, ठीक है, 9 दिसंबर 16 इनकी 9 दिसंबर 1608 को क्या होता है, जॉन मिल्टन की बर्थ होता है और 8 नवंबर 1674 को क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है जॉन मिल्टन की, ठीक है। इनको बरी किया गया था कहाँ पे, सेंट गाइल्स क्रिपल गेट चर्च में, ठीक है, 4 स्ट्रीट लंदन में, ओके। जॉन मिल्टन कंप्लीट हो गया है, अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया है जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को भी और जॉन मिल्टन से रिलेटेड जो इनके फेमस वर्क हैं उनको भी रिवाइज कर लिया है, ठीक है। अब हम विलियम वर्ड्सवर्थ को भी एक नज़र में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ कब होता है, 7 अप्रैल 1770 को होता है, कुकरमाउथ, कुमरलैंड, इंग्लैंड में होता है, ठीक है। ये क्या है, 2nd नंबर के बच्चे थे अपने 5 भाई बहनों में, ठीक है। इनके फादर का नाम क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ के जॉन वर्ड्सवर्थ है, इनकी मदर का नाम एनी कुकसन है। एजुकेशन कहाँ से हुई थी, हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, और बाद में सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई थी। इनकी शादी 4 अक्टूबर 1802 को हुई थी, किससे हुई थी, मेरी हचिंसन से हुई थी, जो कि स्कूल फेलो थी इनकी। इनकी सिस्टर का नाम क्या है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ का है, जिनका बार बार ये नाम लेते हैं। इन्होंने सेंट जॉन कॉलेज में क्या किया था, एडमिशन लिया था, वहाँ पे इन्होंने किया गया था, जो इनका लव है इन्हें लिटरेचर और पोइट्री का, वहाँ पे इनका डीप हो गया था, बहुत डेवलप हुआ था, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दौरान क्या हो गई थी, कुछ पॉलिटिकल इशूज हो गए थे, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था जब क्या कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, ठीक है। इनकी जो फर्स्ट पोएम है ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया विलियम बीव्स एट द टेल ऑफ डिस्ट्रेस, इनकी फर्स्ट पोएम है जो उन्होंने लिखी थी कितनी एज में, 16 की एज में। जब ये कितने साल के थे, 16 साल के थे, तब इन्होंने ये पोएम लिखी थी, ठीक है, जो पब्लिश हुई थी द यूरोपियन मैगजीन में 1787 को। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एक वॉकिंग टूर किया। ये कहाँ कहाँ गए, फ्रांस गए, स्विट्ज़रलैंड गए और जर्मनी गए। इनके 2 अर्ली कलेक्शन पोएम्स हैं, वो कौन सी हैं, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक, ये पब्लिश होती हैं 1793 को। ये इसमें क्या दिखाया गया है, जो वॉकिंग टूर की स्टोरी है वो बताई गई है, क्या क्या कहाँ कहाँ गए वो सब बताया गया है डेस्क्रिप्टिव स्केचेस में और इवनिंग वॉक में। 1791 को
ये कहाँ जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, फ्रांस को विजिट करने जाते हैं। वहाँ पर इन्हें लव हो जाता है किससे, एनिट बोलेन नाम की एक लड़की से, उसके प्यार में पड़ जाते हैं एनिट बोलेन की नाम की लड़की से, जिनसे उनको एक बेटी भी होती है, उसका नाम क्या होता है, कैरोलिन होता है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इशूज हो गए थे बहुत सारे, तो इस वजह से वर्ड्सवर्थ को क्या होना पड़ता है, वापस इंग्लैंड लौटना पड़ता है, ठीक है, इनकी बेटी का जन्म होने से पहले ही। इनके अफेयर से रिलेटेड, जो एनिट बोलेन से अफेयर है उससे रिलेटेड क्या है, एक पोएम इन्होंने लिखी है, बेड्राकोर एंड जूलिया, उसका नाम बेड्राकोर एंड जूलिया है, ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1795 वर्ड्सवर्थ अ लेगेसी ऑफ 900 पॉन्ड्स फ्रॉम हिज फ्रेंड रेस्ले कलवर्ट। 1795 को इनके क्या मिलते हैं, इनकी जो फ्रेंड है रेस्ले कलवर्ट, उनसे इन्हें 900 पॉन्ड्स की लेगेसी रिसीव होती है, ठीक है, जिस वजह से इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। 1795 को ये कॉलरिज से मिलते हैं, सोमरसेट डोरसेट के पास में, ठीक है, इनके जो फ्रेंड हैं, ठीक है। 1797 में क्या होता है, वर्ड्सवर्थ डोरोथी कहाँ चले जाते हैं, अल्फ्रेड हाउस सोमरसेट में चले जाते हैं। 1797 में क्या होता है, इनका जो फर्स्ट प्ले है, ठीक है, ओनली प्ले है, उसका नाम क्या है, द बॉर्डर, ये क्या है, बर्स प्ले है, द बॉर्डर, जो 1797 में आता है, कंप्लीट होता है। 1798 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इससे भी इम्पोर्टेंट क्या डेट होगी, 1798 वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों मिलके क्या पब्लिश कराते हैं, लिरिकल बैलेट पब्लिश कराते हैं, ठीक है, 1798 में, और जिसमें से 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की और 4 पोएम कॉलरिज की होती हैं। इनकी शादी किससे होती है, मैरी चिंगसन से होती है, कब, 1802 को। सेकेंड एडिशन क्या लिरिकल बैलेट का आता है 1800 को, जिसमें ये क्या करते हैं, एक शॉर्ट प्रिपेज को ऐड करते हैं। प्रिपेज क्या है, मैनिफेस्टो है, इंग्लिश रोमांटिसिज्म का। 1798 से ही क्या मानी जाती है, रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्टिंग मानी जाती है। कंप्लीट टाइटल क्या है लिरिकल बैलेट का, लिरिकल बैलेट्स विद 4 अदर पोएम्स, इसका टाइटल है लिरिकल बैलेट का फुल। 19 पोएम किसकी हैं, वर्ड्सवर्थ की हैं, 4 पोएम कॉलरिज की हैं। फर्स्ट पोएम इसमें क्या है, द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर है, और लास्ट पोएम क्या है, जो फर्स्ट पोएम जो है द राइम ऑफ द मैरिनर, ये कॉलरिज की है, और लास्ट पोएम टिटरनबी किसकी है, वर्ड्सवर्थ की है। कंप्लीट टाइटल क्या है टिटरनबी का, लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू मील्स अबाउट टिटरनबी, रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई ड्यूरिंग ए टूर, जुलाई 1798, ये फुल टाइटल है, ठीक है, टिटरनबी का। इसमें वो क्या दिखाते हैं, टिटरनबी में डेवलपमेंट दिखाते हैं, ठीक है, नेचर के लिए। जब वो छोटे थे, ठीक है, तब क्या करते थे, घूमते थे चारों तरफ पागलों की तरह, और बहुत इंजॉय करते थे लाइफ को। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो जो उनका पैशन है वाइल्ड का और ग्लूमी का, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। और स्टेज 3 में क्या होता है, जो उनकी अवेयरनेस है, ठीक है, दुनिया की जो तकलीफ़ें हैं, परेशानी है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, तो ये उनका क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोग क्या करें, नेचर से कट चुके हैं। इस वजह से ये इसमें क्या होता है, वो मज़ा उन्हें नहीं आता जो बचपन में आ रहा था। लूसी पोएम्स 5 पोएम्स की एक सीरीज है, 1798 से 1801 के बीच में आती है, ठीक है। लूसी पोएम में 5 पोएम्स हैं, ठीक है। जो लूसी ग्रे पोएम है वो इसमें इंक्लूड नहीं की गई है लूसी पोएम में, ठीक है। लूसी ग्रे पोएम अलग है, ठीक है। ये बिलीव किया जाता है लूसी क्या है, एक फिक्सिशियस कैरेक्टर। कुछ लोग ये भी कहते हैं लूसी क्या है, इनकी जो बेटी थी उसी का इन्होंने नाम रखा है, और उसी के लिए इन्होंने ये पोएम्स लिखी हैं। माइकल, ठीक है, माइकल इनका वर्क है, ठीक है, 1800 में सेकेंड एडिशन में लिरिकल बैलेट के इंक्लूड किया जाता है माइकल वर्क। ये क्या है, एक पास्टोरल पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इसमें जो ओल्ड शेफर्ड है माइकल, उसका नाम है, जिसका लड़का क्या है, ल्यूक है। ल्यूक क्या है, जो माइकल है, ल्यूक का बेटा क्या है, ये लोग साथ रहते थे, लेकिन क्या हुआ, पैसे कमाने के लिए, ये घर बनाने के लिए ल्यूक बाहर चला जाता है जॉब करने के लिए, और माइकल कहाँ रह जाता है, अपने गांव में ही रह जाता है। लेकिन जब बाहर चला जाता है ल्यूक, तो क्या होता है, चेंज हो जाता है, वहाँ की जो मटेरियल चीज़ें हैं उसमें खो जाता है, और भूल जाता है माइकल का सपना क्या था, ठीक है। इनका प्रील्यूड वर्क आता है, मैग्नम ओपस है। प्रील्यूड 1805 में स्टार्ट होता है, 1850 में इनके मरणोपरांत इसको पब्लिश कराती है इनकी वाइफ, ठीक है।
इसमें उन्होंने क्या दिखाया है, डेवलपमेंट दिखाया है प्रील्यूड में, चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक का टाइम पीरियड दिखाया है। प्रील्यूड क्या है, वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी पोएम है, ठीक है, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। पब्लिश्ड होती है पोस्टम्सली, यानी कि मरणोपरांत पब्लिश होती है 1850 में 14 बुक्स के साथ। 1805 में एडिशन में 13 बुक्स थी, ठीक है। तब नाम क्या था इसका, सब टाइटल था ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, ठीक है। इसे पोएम टू कॉलेज के नाम से नाम बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है, अपने फ्रेंड के नाम पे रखा था इसका नाम। लेकिन बाद में जो मेरी हचिंसन है वो इसको क्या नाम देती हैं, प्रील्यूड देती हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोलोग है, इनकी जो अनफिनिश्ड पोएम है रिक्लूस, उसका प्रोलोग है क्या, जो प्रोलोग है वो, ठीक है, सॉरी जो प्रील्यूड वर्क है वो क्या है, प्रोलोग है इनकी अनफिनिश्ड पोएम द रिक्लूस का, ठीक है। जो रिक्लूस है वो क्या है, इनकम्प्लीट वर्क है। अंदर पोर्शन ऑफ रिक्लूस, अदर जो पोर्शन है रिक्लूस का वो क्या है, द एक्सकर्शन है, ठीक है। एस्कर्सन जो बुक है वो 9 बुक्स के साथ इसको पब्लिश किया जाता है 1814 में, 1814 में ही इसको पब्लिश कराया जाता है। ये भी रिक्लूस का ही पार्ट है, ठीक है। द प्रील्यूड में वर्ड्सवर्थ ने क्या डिस्क्राइब किया है, स्पॉट ऑफ टाइम। स्पॉट ऑफ टाइम बताया जाता है ये किसने किया है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको इन्वेंट किया है स्पॉट ऑफ टाइम को। नेक्स्ट है द एक्सकर्शन। द एक्सकर्शन 1814 में आती है 9 बुक्स के साथ। इसका सबटाइटल क्या है, बीइंग ए पोर्शन ऑफ रिक्लूस। इसकी थीम क्या है एक्सकर्शन की, गॉड मेड मैन एंड नेचर फॉर ईच अदर। गॉड ने मैन को बनाया है और नेचर को एक दूसरे के लिए। इनका ओड है इमॉर्टलिटी ओड, 1807 में पब्लिश होता है, ठीक है। फर्स्ट वाइल लिविंग एट ग्रासमेयर, कंप्लीट टाइटल इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इसका क्या है, कंप्लीट टाइटल है। ये क्या किसमें लिखी गई है, इरेगुलर, इसका ये क्या है, इरेगुलर ओड है ये, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय हेनरी वेगम्स द रिट्रीट, जो हेनरी वेगम का वर्क है द रिट्रीट, उससे इंस्पायर्ड है ये वाली ओड, ठीक है। 1812 में वर्ड्सवर्थ पोर्ट्रेट विद कोलरिज बिकॉज ऑफ हिज ओपियस हैबिट एंड एरेटिक बिहेवियर। 1812 में क्या होता है, वर्ड्सवर्थ अलग हो जाते हैं किससे, कॉलरिज से। इनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था इस वजह से। लेकिन बाद में ये रिकनसाइल्ड हो जाते हैं 1820 में, ठीक है। 1843 में साउथे डाइड एंड वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड हिम अ पोएट लॉरेट। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, ठीक है। पूछा जाता है पोएट लॉरेट के बारे में कि विलियम वर्ड्सवर्थ कब पोएट लॉरेट बने थे, उनके पहले कौन पोएट लॉरेट था इंग्लैंड का, उनके बाद में कौन बना, ठीक है। तो जो साउथे हैं, ठीक है, इससे पहले वो थे पोएट लॉरेट, ठीक है। और 1843 के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से 18 तक 50 तक पोएट लॉरेट रहते हैं, मरणोपरांत तक, यानी कि डेथ तक ये पोएट लॉरेट रहते हैं इंग्लैंड के। इनके बाद जो ट्रेडिशन है वो बनते हैं पोएट लॉरेट 1843 से 1892 तक, ठीक है। इनकी एक पोएम है किसकी, द लॉस्ट लीडर, किसकी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है, उसमें उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कह के बुलाया है, द लॉस्ट लीडर कह के बुलाया है। बायरन इंग्लिश बार्ड और स्कॉटिश रिव्यूअर हैं, उन्होंने मॉक उड़ाया है वर्ड्सवर्थ का सिंपल और डल कह के, ठीक है। कीट्स ने क्या बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ को, कीट्स ने बोला है ईगोस्टिक सबलाइम। वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी 23 अप्रैल 1850 को। उनको बरीड किया गया था ग्रासमेयर में। लेंथी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कॉलरिज वाज पब्लिश एट द प्रील्यूड आफ्टर हिज डेथ। जो लेंथी इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, पोएम टू कॉलरिज, वो पब्लिश हुई थी एज ए प्रील्यूड
इनकी डेथ के बाद, ठीक है। द वर्ड इज़ टू मच, इनका ओड है, वो सोनेट है, ठीक है। द वर्ड इज़ टू मच, इसमें डिस्कस किया इन्होंने कि जो ह्यूमंस है वो कितना ज़्यादा बिजी हो गया है मटेरियल जो थिंग्स है उसको पाने में, ठीक है, और खर्च करने में, और वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नेचर की तरफ ध्यान नहीं देता। ये सारी बातें बताई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने द वर्ड इज़ टू मच विद अस में। लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ ने ट्रिब्यूट दिया है जॉन मिल्टन को, जॉन मिल्टन के बारे में लिखा है और उन्हें आह्वान किया है कि वो वापस आ जाएं इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड को उनकी ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्क है इनका द पीटर बेल ए टेल इन वर्स। ये क्या है, एक बैलेड है जिसमें एक स्टोरी बताई गई है इमोरल की, ठीक है, सेल्फिश रस्टिक लाइफ की, लॉयल्टी की, ठीक है, पीटर बेल में। नेक्स्ट है सोलिटरी रीपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, इसका भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सोलिटरी रीपर किसकी पोइम है, इसकी लाइंस भी पूछी जाती हैं कि ये कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। ये क्या है, एक मेलोडी है, लिरिक है। सोलिटरी रीपर इंस्पायर है कहाँ से, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग से। डैफोडिल्स एक फॉर्मल लिरिक है इनकी। ओ टू ड्यूटी जिसमें लाइन पूछी जाती है सन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, इसमें से पूछा जाता है कि सन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड किसको बोला है, तो ड्यूटी को बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। टू द स्काई लार्क, इसमें इथर्नल मिनिस्टर पिलग्रिम्स ऑफ द स्काई, इनकी ओपनिंग लाइन्स हैं। टेबल टर्न्स इंपोर्टेंट वर्क है, 8 बैलेड स्टैंजा में लिखी गई है, इसको लिरिकल बैलेड में इंक्लूड किया गया है टेबल टर्न्स को। ओपनिंग लाइन्स इसकी हैं, अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स और श्योरली यू विल ग्रो डबल। इसमें नेचर की तारीफ करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उठ जाओ मेरे दोस्त। विलियम वर्ड्स इसमें क्या है, किसी फ्रेंड को रिप्लाई किया है विलियम वर्ड्स ने, और उनकी तारीफ़ करते हुए क्या कहते हैं कि सॉरी उसके रिप्लाई में उन्होंने कविता लिखी है ये कि उठ जाओ मेरे दोस्त और किताबों को छोड़ दो, वरना तुम कैसे हो जाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे और डबल हो जाओगे एक ही जगह बैठे बैठे। अपनी नेचर को देखो क्योंकि नेचर ही बेस्ट टीचर है, इसमें बताया गया है, ठीक है, टेबल टर्न में। बायोग्राफी लिटरेरिया कब आती है, 1817 में आती है। किसका वर्क है, कॉलरिज का वर्क है। इसमें प्रेज करते हैं वर्ड्सवर्थ की, ठीक है, कौन, जो एस टी कॉलरिज हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड क्या कहते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड सीज दैट वर्ड्सवर्थ नेम शुड स्टैंड अबव आवर चीफ पोइटिकल नेम बिसाइड शेक्सपियर एंड मिल्टन। मैथ्यू अर्नोल्ड तारीफ करते हुए कहते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं उनका नाम कहाँ लिखा जाएगा, चीफ पोइटिक नेम्स में लिखा जाएगा, शेक्सपियर और मिल्टन के बाद में। वह कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज रियलिटी बट फिलोसफी इज एन एल्यूजन। जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है वो क्या है, फिलोसफी, वो क्या है, पोइट्री रियलिटी है, और जो फिलोसफी है वो क्या है, एक भ्रम है। अर्नोल्ड कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ वाज नॉट पॉपुलर इन हिज टाइम बट ही डिजर्व टू बी अमंग द ग्रेटेस्ट। वो सिर्फ अपने टाइम पीरियड में नहीं बल्कि जितने भी ग्रेटेस्ट राइटर हैं उन सबके बीच में पॉपुलरिटी में डिजर्व करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। लंदन 1802, लंदन 1802 पोएम है, रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की, ठीक है, 1802 में लिखी जाती है, पब्लिश होती है 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में, ठीक है। पेट्रागन सोनेट में लिखी जाती है। टाइम स्कीम ए बी ए बी ए बी बी ए ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी सी, इसकी टाइम स्कीम होती है। इसमें एड्रेस करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो लेट पोइट हैं जॉन मिल्टन, उनको। पोइम की कुछ लाइन्स हैं, देख लेते हैं। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी, ही इज़ फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर, वर्चू आल्टर स्वार्ड एंड पेन। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मिल्टन आओ इंग्लैंड में, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लैंड क्या बन चुका है, एक फैन बन चुका है, यानी कि दलदल बन चुका है, किसका,
जो यहाँ की स्ट्रेंथ है, आल्टर है, यहाँ की आर्मी है, वो सब क्या हो गई है, पेन है जो राइटर, वो सब करप्ट हो चुके हैं। राइटर का मतलब, पेन का मतलब राइटर है, स्वॉर्ड का मतलब सेना है, ठीक है। आल्टर मतलब जो आम लोग हैं वो उनसे है, ठीक है। तो सब कौन से हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं, किसी की भी हिम्मत नहीं है गलत के खिलाफ बोलने की। तो इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है, ये बोलते हैं कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। 3 years सी ग्रो, ये पोइम लूसी ग्रे की लूसी पोइम में से एक पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ठीक है। 1798 में कंपोज की जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। पब्लिश्ड होती है लिरिका बैलेड में। 5 पोइम्स की ये सीरीज है, ठीक है। इसमें लूसी और नेचर के बारे में रिलेशन दिखाया गया है। 5 पोइम की सीरीज 1798 से 1801 तक आती है। 5 पोइम्स कौन सी हैं, स्ट्रेंथ, फिट और फैशन, हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, सेकेंड पोइम है। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years सी ग्रू एंड सन एंड सावर, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सोल। ये 5 पोइम्स की सीरीज है लूसी में। पोल लॉरेट देख लेते हैं। रॉबर्ट साउथी 1813 से 1843 तक रहते हैं। पोल लॉरेट विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से 1850 तक, ठीक है। इस पर लॉर्ड टेनिसन 1850 से 1892 तक रहते हैं पोल लॉरेट। 23 अप्रैल 1850 को क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है प्लूरेसी बीमारी की वजह से। और इनको कहाँ पे बरीड किया जाता है, ऑक्सफोर्ड चर्च ग्रासमेयर में बरीड किया जाता है। मेजर वर्क देख लेते हैं। लिरिका बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स 1798 में पब्लिश होती हैं। इसमें कौन सी पोएम्स हैं, लिरिका बैलेड में सिमनली, वी आर 7 लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपोजिशन एंड रिप्लाई, द टेबल्स टर्न, द थॉर्न, लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबाउट रिटर्न अवे। ये प्रिफेस है 1800 में आता है। इसमें कौन सी पोएम होती हैं, प्रिफेस टू द लिरिका बैलेड, स्ट्रेंथ, फिट्स ऑफ फैशन, हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, 3 years सी ग्रू, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन और लूसी ग्रे। ये पोएम होती है 1800 की प्रिफेस में। द 2 अप्रैल मॉर्निंग, नटिंग, द रोइन कॉटेज, माइकल और द किटन एट प्ले। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में आता है 1807 में, ठीक है। इसमें कौन सी पोएम होती हैं, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसे लीच अदर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, आल्सो डैफोडिल्स के नाम से जानते हैं। माई हार्ट लीव्स अप, और इंटीमेशन ए मोर्टलिटी, और टू ड्यूटी, द सोलिटरी रीपर, एलेजिक स्टेंजा, कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज, सितंबर 3, 1802, लंदन 1802, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1810 इनकी पोएम है। गाइड टू द लेक्स 1810, टू द कुकू, द एक्सकर्सन 1814 में आती है। लोडोमिया इनकी फेमस पोएम है, ये भी 1815 से 1845 में आती हैं। 2009 में इसमें से लाइन्स पूछी गई थी। द वाइट ड्यू ऑफ रेस्टन 1815 में, पीटर वेल 1819 में, पोइटिकल सोनेट्स 1822 में, द प्रिल्यूड 1850 में। 1795 से 1797 के बीच में इनका एक प्ले आता है द बॉर्डर। ये क्या है, एक ट्रेजेडी है, बर्ड्स प्ले है। किसके शासनकाल में आता है, जो हेनरी थर्ड है इंग्लैंड के, उनके शासनकाल में आता है। 1798 में लिरिका बैलेड पब्लिश होते हैं 23 पोएम्स के साथ। 4 पोएम कॉलरेज की और वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स आती हैं। लिरिका बैलेड ओपन होता है द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर से, एंड होता है वर्ड्सवर्थ की टिटन से। 1802 में विलियम वर्ड्स की 1802 में वर्ड्सवर्थ और डोरोथी ट्रैवल करते हैं फ्रांस की, जहां वो किससे मिलते हैं, अपनी डॉटर कैरोलिन से मिलते हैं। 1802 में वापस लौटने के बाद ये क्या कर लेते हैं, मेरी एचिंसन से शादी कर लेते हैं। 1805 में इनकी फिनिश हो जाती है पोएम टू कॉलेज, जिसको हम प्रिल्यूड के नाम से जानते हैं। 1813 में मूव हो जाते हैं रोड एंड माउंट में, जहाँ पे ये अपने ऑलमोस्ट 50 ईयर गुजारते हैं 1813 में। 1814 में इनकी एक बुक पब्लिश होती है एक्सकर्सन 9 बुक्स के साथ। 1815 में द प्रिल्यूड आती है, जिसका नाम है गोड्स ऑफ पोइट्स माइंड। ये क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। पब्लिश होती है पोस्टमसली, यानी कि मरणोपरांत इनकी वाइफ मेरी एचिंसन पब्लिश कराती हैं इसको। द प्रिल्यूड 1799 में बिगिन होती है, 1805 में कंप्लीट होती है, और 1850 में क्या हो जाती है, पब्लिश हो जाती है 14 बुक्स के साथ, 7863 लाइन्स के साथ। ये क्या है, एक
जो रिक्लूस है अनफिनिश्ड वर्क उसका इंट्रोडक्शन है क्या, प्रिल्यूड। फेमस लाइन्स देख लेते हैं। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, माई हार्ट लीव्स अप की लाइन है। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट ऑरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री के लिए डेफिनेशन बताइए विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन पोइट्री की। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड किसको बोला है, ड्यूटी को बोला है। Thy soul by like a star and dwelt apart, London 1802। मिल्टन thou shouldst be living at this hour, London 1802 की लाइन है। ए मोरल एनक पीवी शैली ने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए गैंड ऑफ पोइट्री, जेसी रैनसम ने बोला है। द लॉस्ट रीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ को। इगोस्टिक सबलाइन किसने बोला है, जॉन कीट्स ने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ को। ओ टी ड्यूटी 1805 में लिखी जाती है, 1807 में क्या होती है, पब्लिश्ड होती है। देयर आर 7 स्टेंजा ऑफ 8 लाइन ईच, इसमें कितने हैं, 7 स्टेंजा हैं 8 लाइन ईच में। राइम स्कीम ए बी सी सी डी डी है। 7 लाइन, जो फर्स्ट 7 लाइन है वो आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखे गए हैं, 8 लाइन आइम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। लोडिमा 1814 में पब्लिश होती है। फेमस पोएम है लोडिमा, कंपोज की थी ग्रेट नेचर पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1815 में पब्लिश होती है। ये क्या है, एक नरेटिव पोएम है, 174 लाइन्स के साथ आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। लोडिमा द क्वीन ऑफ थेस्ले इन एशियंट ग्रीस, ये किसके अराउंड लिखी गई है, लोडिमा जो क्वीन है थेस्ली की, उनके एशियन ग्रीस की, उनके अराउंड में लिखी गई है। ये पोएम स्टार्ट होती है लोडिमा के रिक्वेस्ट से, गॉड को रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उनकी अजवेन है जो ट्रोजन वार में उनकी डेथ हो गई है उनको वापस कर दिया जाए। लंदन 1802 में क्या होती है, कंपोज होती है, पब्लिश होती है 1802, पोएम इन 2 वॉल्यूम में। ये क्या है, एक सोनेट है, पेट्राकन सोनेट, ये क्या है, एक पेट्राकन फॉर्म में लिखा गया है आइम्बिक पेंटामीटर में। राइम स्कीम ए बी बी ए सी डी सी ई सी डी, इसकी राइम स्कीम है। ये एड्रेस की गई है किसको, जॉन मिल्टन को। द सॉलिटरी रीपर लिरिकल पोएम है, इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ की। द पोएम बाय इंस्पायर्ड बाय पोइट ट्रिप स्कॉटलैंड 1803 इन हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। जो सॉलिटरी रीपर है वो इंस्पायर है पोइट की ट्रिप से, जो स्कॉटलैंड की ट्रिप पे जाते हैं 1803 में, अपनी जो सिस्टर हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनके साथ, वहाँ से इंस्पायर होकर लिखी गई है। पहली बार पब्लिश होती है 1807 में, पोएम इन 2 वॉल्यूम में 1807 में। रिटन आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, 32 लाइन्स, 4 स्टेंजा और 8 लाइन ईच। राइम स्कीम ए बी सी सी डी डी, इसकी राइम स्कीम है। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, ये इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, इम्पोर्टेंट ये क्या है, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए आप लोगों को तो आपको क्या करना है, जो लिटरेचर स्टडी पॉइंट मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ डाल दूँगी, वहाँ पे आपको बार बार रिवाइज करना है इस पीडीएफ को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जो पॉइंट हैं हर एक पॉइंट से रिलेटेड वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कवर हो जाएंगे अच्छी तरीके से। वीडियो के लास्ट में मैं क्या करूँगी, आपका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ठीक है। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। 1804 में रिटन होती है, 15 अप्रैल 1802 को। जो वर्ड्सवर्थ है उनकी जो सिस्टर है वो कहाँ पे जाते हैं, एक देखते हैं कहाँ पे, इंग्लैंड में एक लॉन्ग वेल डैफोडिल्स की जो ट्रैवलिंग के दौरान, जो कि लेस डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में पड़ती है, उसी के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। पहली बार पब्लिश होती है 1807 में, रिवाइज होती है 1815 में। ब्यूटी ऑफ नेचर बताया गया है, इसकी थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर, आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, 6 लाइन ईच, 4 स्टेंजा में लिखी गई है। राइम स्कीम ए बी सी सी है। द प्रिल्यूड ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। पोएम टू कॉलेज के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है।
बाद में 80-50 में क्या होती है, ये पब्लिश होती है। इनकी वाइफ इनको इसका क्या नाम देती हैं, प्रिल्यूड नाम देती हैं। प्रिल्यूड के नाम के साथ ये पब्लिश होती है, इनके वाइफ के द्वारा ये नाम दिया जाता है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का और जॉन मिल्टन का आज हमने क्या कर लिया, कंप्लीट रिवीजन कर लिया। कल के पीडीएफ में हम जॉन गाल्सवर्दी को कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे, जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड हर एक पॉइंट को, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ठीक है। और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ और आपको रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में डाल दिया करें मुझसे, अगर कोई भी सवाल पूछना है, ठीक है। और फिर टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।